नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीएन स्टडी क्लासेस पे। हमने जनरल साइंस सब्जेक्ट जो एक्टिव फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या था का पेपर 1 का पार्ट है सामान्य विज्ञान का, उसका कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी वो कोर्स कर लिया है। अगर नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। उसमें सारा जो कोर्स है डे 1 से डे 24 तक के क्लास में अरेंज है। शॉर्ट है बट एग्जाम ओरिएंटेड और एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको मिल जाएगा। आप वहां से वो क्लासेस देख सकते हैं। अब हम कोर्स की बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और कुछ उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 4 टॉपिक कर चुके हैं और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 2 टॉपिक कर लिए। आज का ये टॉपिक है वो रसायन विज्ञान का लास्ट पार्ट टॉपिक है, यानी केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जीव विज्ञान बचेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके एमसीक्यूज है, कुछ पीवाईक्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH क्रियात्मक समूह होता है। तो देखो हमने थ्योरी क्लास की थी तो कम से कम 5 टाइप के क्रियात्मक समूह हमने किए थे। उसमें से ये एक था, इसका नाम होता है एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी में जो नाम होता है वो भी हमने देखा था, उसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनॉल, यानी इसमें राइमिंग होती है इसकी, या तो एल्केनॉल इस तरह से लिखा जाता है। ओके मतलब ठीक है, तो इसमें राइमिंग है हॉल और नॉल। तो ये पकड़ने का तरीका था कि पीछे के वर्ड्स में क्या होगी, राइमिंग होगी। अब ये एल्के जो वर्ड है ये डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या होगा, जो कार्बन की संख्या। जैसे कार्बन की अगर 1 संख्या है तो हम इसको मैथ बोलेंगे, कार्बन की अगर 2 संख्या है तो हम उसको एथ बोलेंगे, कार्बन की अगर 3 संख्या है तो हम इसको प्रॉप बोलेंगे, और कार्बन की अगर 4 संख्या है तो हम इसको ब्यूट बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्यूट का है, ब्यूटेनॉन, ब्यूटानॉल, ब्यूटेनॉल, यानी 4 कार्बन की बात हो रही। 4 कार्बन की बात, उसके साथ क्या है, 4 कार्बन के साथ एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। तो वो यौगिक हमको ढूंढना है जिसमें 4 कार्बन हो और ये क्रियात्मक समूह हो। तो देखो एल्कोहल में नॉल आता है पीछे। अब ये देखो फर्स्ट है ब्यूटेनॉन, तो नॉन कीटोन में आता है, ये नहीं है आंसर हमारा, क्योंकि कीटोन में क्या आता है, पीछे नॉन आता है ओपीसी नेम में। ब्यूटानॉल, यस ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो पीछे नॉल आ रहा है और एल्कोहल में भी हॉल आ रहा है, तो राइमिंग है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल। इसमें OH क्रियात्मक समूह है। अब ये ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसमें होता है COOH में, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ब्यूटेनल होता है एल्डिहाइड में, किसमें होता है, एल्डिहाइड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम CHO से। ठीक है, तो इसकी मैंने जो है टेबल बताई आपको थ्योरी क्लास में, जो कि 5 क्रियात्मक समूह थे, उनका नामकरण क्या होता है, आईयूपीएसी में उसको क्या कहते हैं, जनरल नेम उसका क्या होता है, और कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से क्रियात्मक समूह का नाम है। ठीक है, तो उसमें आप थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज क्लास करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर मैंने टिक कर दिया, हाँ ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, वह गुण जिसके द्वारा एक ही तत्व के बहुत से परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये जो लंबी श्रृंखला बनाने का काम है वो श्रृंखलन होता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारे कार्बन से जुड़ सकता है, यानी कार्बन का जो तत्व है उस तत्व के कुछ जो परमाणु है वो एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। और ये सबसे ज्यादा होता है किसमें, कार्बन कंपाउंड में। कार्बन के जो यौगिक है इसमें सबसे ज्यादा होता है इसका श्रृंखलन का गुण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। डन, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन पेट्रोल के साथ मिलकर मोटर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एथीन, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनल है एक्चुअली, ये नल है ना, इसको इंग्लिश में इसका गलत लिखा, ये एथेनल लिखा हुआ ऑप्शन, दोनों नॉल नहीं हो सकते। और ये एसीटोन है। तो ये ऑप्शन देखो इसका राइट आंसर है एथेनॉल, ये वाला, ये इसका है, इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो एक नया टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है इस साल। इसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान, उसका पार्ट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूड होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे या उस टॉपिक में पूछे, एक ही बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस का एक युग्म चुनिए। तो 4 युग्म हमको दिए हुए, उसमें से हमको बताना है समजातीय श्रेणी कौन सी है। तो समजातीय श्रेणी जिनके गुण समान होते हैं उसको समजातीय श्रेणी करते हैं, यानी उनको रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इनमें से 2 युग्म ऐसे हैं जिनके रासायनिक गुण यानी उनके गुण समान होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहला ये है, दूसरा ये पहला नंबर को लेते हैं। ये जो है C3H6, ये एक तरह से एल्कीन है। कैसे पता चला मुझे ये एल्कीन है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से CN है, H2N है, यानी जितना C है उसे जस्ट डबल ये है, तो ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का। फिर ये देखो CA क्या है, C4H10 है, तो ये जो फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n+2 को, तो ये होता है एल्केन।
तो दोनों चेंज हो गए, ये दोनों एक ही प्रकार के नहीं है, ये एक ही समूह के नहीं हो सकते क्योंकि ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते, इनके गुण अलग होते हैं, इनके रासायनिक गुण अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। फिर देखो इसमें COH है, इसमें भी COH है, तो ये एक जैसे हैं और सिर्फ अंतर क्या है, एक कार्बन का अंतर है। तो कार्बन का अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके क्रियात्मक समूह समान हो, मतलब उसके गुण भी समान होते हैं। तो ये इसका उदाहरण है किसका, समजातीय श्रेणी का। फिर अगर इसको देखोगे तो C4H8 है, ये तो हो गया एल्केन, और C3H4 है, ये तो, और ये मैच है नहीं, ये है CO, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड, ये भी मैच है नहीं, तो सिर्फ मैच जो हो रहा है वो यही हो रहा है। यानी हमको वो युग्म चुनना था जो समान क्रियात्मक समूह के हो और इसमें कार्बन की संख्या अलग हो सकती है, पर क्रियात्मक समूह इसमें समान होना चाहिए। यानी अगर एल्कीन है तो एल्कीन ही होना चाहिए, एल्केन है तो एल्केन ही होना चाहिए, कार्बोक्सिक एसिड है तो कार्बोक्सिक एसिड ही होनी चाहिए। नहीं, जो दोनों युग्म है, जो दोनों के दोनों कंपाउंड है, वो सेम टू सेम होने चाहिए, तभी उसके गुण समान होंगे, इसीलिए उसको समजातीय कहेंगे, समान जाति के होने चाहिए। नाम से पता चल रहा है समजातीय, यानी समान जाति के होने चाहिए, एक ही ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए दोनों को दोनों। ये एसिड है तो एसिड, एल्कीन है तो एल्कीन, एल्केन है तो एल्केन, दोनों के दोनों कंपाउंड जो होंगे वो सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। हाँ, उसमें कार्बन का अंतर चल सकता है, जैसे किसी में 2 कार्बन है, किसी में 3 कार्बन है, वो चलेगा, बट उसके क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 5 कथन और कारण का क्वेश्चन है। उसमें कथन क्या है हमारे पास कि साबुन मुलायम जल के साथ जाग नहीं बनाता है, और कारण है कठोर जल के साथ साबुन एक चिपचिपा अघुलनशील मेल यानी स्कम्ब बनाता है। ये तो करेक्ट है, बट देखो साबुन मुलायम जल के साथ जाग नहीं बनाता, ये गलत है। साबुन मुलायम जल के साथ तो जाग बनाता है ना, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि नहीं है यहाँ पर, नहीं है, साबुन मुलायम जल के साथ जाग बनाता है पर कठोर जल के साथ नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता कठोर जल के साथ, क्योंकि कठोर जल के साथ साबुन एक चिपचिपा अघुलनशील मेल स्कम्ब बनाता है, इसीलिए हम साबुन की जगह यूज क्या लेते हैं, डिटर्जेंट यूज लेते हैं। तो ये तो राइट है बट ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए असत्य है बट आर सत्य है। डन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें है कि कार्बन में निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोने या पाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। देखो सबसे पहले निष्क्रिय गैस विन्यास या अक्रिय गैस विन्यास बहुत सुना है, वह विन्यास जिसमें किसी परमाणु के जो बाह्यतम कोश होता है ना, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी होता है, वो परमाणु स्थायी होता है, उसको बंद बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्थायी हो जाए। तो जो कार्बन होता है इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो, बट कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, उसमें ये प्रवृत्ति होती नहीं है। वो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यानी 4 उसके इलेक्ट्रॉन, 4 किसी के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के होते हैं, फिर ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उसका साझा करता है कार्बन। आपको ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये सारा अभी मैं सारी इस क्लास में समझाऊंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप थ्योरी क्लास में देखिए, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले थ्योरी क्लास देखिए। थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा, मेरे इतने समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एस्टर रूल क्या है, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे, इससे क्या हो जा रहा है, वो सारा थ्योरी क्लास में समझाया हुआ है, यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या, इसीलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, वो क्या करता है, साझा करता है, वो मैं आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो इसका कथन तो रॉन्ग हो गया कि प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रबल प्रवृत्ति नहीं रखता, वो इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति रखता है, ना वो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जो कारण में है। कार्बन के बाह्यतम आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन या अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर राइट है। अगेन इसका ये रॉन्ग है, एक रॉन्ग है और आर राइट है, तो इसका 4th ऑप्शन फिर से हो जाएगा, ए असत्य है बट आर सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, क्यों होती है। ऑप्शंस देखते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बिल्कुल गलत है, और ना ये त्यागता है ना ये ग्रहण करता है, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी रॉन्ग। डन, तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये राइट है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है, प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। अब उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी और की भी 4 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, साझा पार्टनरशिप करता है और 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। देखो ये क्वेश्चन कथन कारण का भी अच्छा बन सकता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये कथन हो गया, और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कारण हो गया। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है ये इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या भी करता है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये मैंने जस्ट आपको भी पीछे बताया था, श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखो मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के थे, पहला तो था संतृप्त जिसको कहते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त, ठीक है, दूसरा था असंतृप्त,
स्पेलिंग आई थिंक मैं सही लिख रही हूँ। इसको कहते हैं सैचुरेटेड, ये कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या था, जो एल्केन होता था ना, एल्केन जितने भी, वो तो है संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और जिस कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। इसको हम कहते हैं एल्कीन, इसको कहते हैं एल्काइन। तो अब इसमें से आप देखो, एथीन है वो एल्कीन है, ये असंतृप्त है। एथाइन है वो ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला, आयन की मात्रा, आयन की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ये एल्काइन एक तरह से, ये भी क्या है, असंतृप्त है। एथेन ये वाला एल्केन एथेन, ये क्या है, ये संतृप्त है। प्रोपीन ईन है इसमें भी मात्रा, ये डबल बॉन्ड वाला है, इसको हम कहते हैं एल्कीन, है ना। इसको क्या कहते हैं, एल्कीन। आई थिंक आपको दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देते हैं। इसको एल्कीन कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। तो एल के साथ क्या आता है मैं बता चुकी हूँ, जितने यहाँ पर कार्बन होंगे उतने यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। जैसे एक कार्बन है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, एन की मात्रा आती है, ठीक है। तो इसमें संतृप्त कौन सा है, ये एथेन, ये संतृप्त है। बाकी देखो ये तीनों क्या है, ये असंतृप्त वाले। डन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या। तो देखो ऑल की मात्रा आ रही है, यानी एल्कोहल है, और एल्कोहल ये वाला होता है, मैंने पहले ही बताया। सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा यही था। ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है, और ये कीटोन। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। ये हाइड्रोजनीकरण है। आपको मैंने पढ़ाया था इसमें एक संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में चेंज करते हैं, उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, ऐड होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, इसलिए हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यानी तेलों को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसका डिटेल एक बार आप थ्योरी से पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें असंतृप्त को संतृप्त में बदला जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको पता है, बहुत डिटेल में मैंने 2 चीजें बताई थी आपको। एथेनॉल एक अपना टॉपिक आया था अलग से, और एक आया था एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये सारा मैंने अब थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा रखा है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। अब सिरका में कौन सा था, ये वाला और ये वाला हमने डिटेल में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि सिरका जो होता है वो एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का 5 to 6% विलयन होता है। ये एक लास्ट ईयर के क्वेश्चन में 5 to 6% लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी की बुक में 3 to 4% लिखा हुआ है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास ही। अब इसमें आपको ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऐसा नहीं देंगे। या तो सारा यही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन देंगे, या तो ये दे देंगे या ये दे देंगे, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का जो 3 to 4% विलयन है उसको हम सिरका कहते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, मीथेन का अणुसूत्र क्या, बहुत ही सिंपल, इससे इजी तो कुछ होगा नहीं। CH4 ये मीथेन है, ये देखो ये क्या एथेन है, ये एथीन है, ये एथाइन है। आप सोचोगे मुझे कैसे पता चल रहा है ये एथीन है एथाइन है, इसके फॉर्मूले से मैं बताऊं आपको। ये जो चीजें हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसको कहते हैं अपन एल्केन, है ना। तो डबल बॉन्ड जो होता है उसको कहते हैं हम एल्कीन। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। फॉर्मूला समझने का तरीका बताती हूँ, इसका मैं याद रखती हूँ सिर्फ। इसका होता है CnH2n, यानी जितना इसमें N है उतना उसमें डबल, उससे डबल इसमें हाइड्रोजन होगा। अगर C2 है तो H कितना होगा 4, ठीक है। अगर C यहाँ 3 है तो H कितना होगा 6, C अगर 4 है तो H कितना होगा यहाँ पर 8, जस्ट डबल होगा। और जस्ट इधर जाएंगे ना अपन तो 2+ हो जाएगा, CnH2n+2 होता है ये। तो इसका मतलब कि अगर C2 है तो H क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 में 2 जोड़ो 6, ये हो जाएगा। C अगर 3 है तो H कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, डबल ये हो गया, प्लस 2 जोड़ दो 7 8, H8 हो जाएगा। अब इसमें एल्काइन इधर जाते तो वो फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें क्या हो जाएगा, अगर C यहाँ पे कितने 2 है तो H2n है, ये कितना है इसमें 4 में से 2 के कितने बचे 2, H2 हो जाएगा। C अगर 3 है तो ये 2n, ये कितने हो जाएंगे 6 में से 2 गए फिर कितने बचेंगे 4। कहने का मतलब है सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न करोगे ना तो भी आप देख के समझ जाओगे। तो ऑप्शन देखो आपको समझ में आएगा। CH4 तो सेम है ही ये। C2H6 ये जस्ट डबल से 2 ज्यादा है तो एथेन है। C2H4 ये जस्ट डबल है H इसमें तो एथीन है। C2H2 ये जस्ट डबल से, यानी अगर C2 है H4 से 2 कम है यानी एथाइन है, ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक है। ये मैंने पूरा थ्योरी क्लास में आपको करवाया।
अब इसमें अगर फॉर्मूला लर्न आपको नहीं भी हो तो मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताया कि डायरेक्ट आप उसको कार्बन को यहाँ करो और जितने एच कम हो रहे हैं वो जोड़ दो। वो मैंने थ्योरी क्लास में आपको करवाया है, वो सबसे बेटर लगता है मुझे। और फिर भी अगर आपको ये भी ध्यान में रखना है तो ये भी अच्छा तरीका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एथाइन, क्वेश्चन नंबर 15 है एथाइन। एथाइन का सामान्य नाम क्या है? तो एथाइन का सामान्य नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन को भी हम एथाइन कहते हैं और इसको वेल्डिंग गैस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर एसिटिलीन को जोड़ दें, हम कंबाइन करें तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनती है जो वेल्डिंग में काम आती है। तो एथाइन का नॉर्मल नाम एसिटिलीन भी होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन हमने पढ़ा था, उसका जो अंतर है, उसकी जो टेबल दी हुई है थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो टेबल आप एक बार देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। देखो ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन क्या? नॉन मेटल, अधातु है। तो जो नॉन मेटल होती है, जो अधातु होती है, वो विद्युत का एक तरह से नॉर्मली कुचालक होती है। सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा है उसमें से जो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही धारा बनती है। ये हमने विद्युत वाले टॉपिक में पढ़ा था अच्छे से कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, उसी को धारा कहते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तभी वो विद्युत की चालकता उसमें हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है उसी के कारण ग्रेफाइट क्या? विद्युत का सुचालक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसमें ग्रेफाइट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। देखो ये एल्केन का सामान्य सूत्र ये वाला है, ये है एल्केन, ये एल्कीन और ये था एल्काइन। ठीक है, और ये एरोमेटिक, ये अलग ही चीज है। ये क्या था? ये है एल्कीन, इसमें जस्ट डबल होता है, ये इसमें जस्ट 2 प्लस है, यानी ये एल्केन है। और ये क्या है? इसमें 2 माइनस है, ये एल्काइन है। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है CH3COH का IUPAC नेम क्या है? तो देखो ऑप्शन देखते हैं, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। देखो सब में ओइक है। अब इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आपको ये तो पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पीछे ओइक आता है, बट इसमें सब में है। तो आपको ये पकड़ना होगा कि इसमें कार्बन कितने, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। तो 2 कार्बन में क्या होता है? एथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम? एथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 कार्बन होता तो मैथेन, ये HCOH होता तो मैथेनोइक होता। 3 कार्बन प्रोपेनोइक, ये ब्यूटेनोइक। प्रोपेनोइक होता तो इसका क्या हो जाता? CH3, CH2 और COH, ये इसका हो जाता है। यानी 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका आंसर है एथेनोइक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो आप ये भी देखो, फिर अगेन 2 कार्बन यहाँ पे। अब इसमें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सब में ऑल है। पकड़ना आपको यही कि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है यानी एथेनॉल। आपको बताऊं ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल है ना, ये दोनों के दोनों अलग से आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। इसके दोनों के दोनों के मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताए हैं टॉपिक, ये नंबर 1 और नंबर 2 लिख के। ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पूछे जा सकते हैं ना, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी का युग्म है? मैंने आपको बताया समजातीय नहीं, जिसकी समान जाति हो, जिसका क्रियात्मक समूह समान होता है, उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। देखो इसमें OH है, इसमें OH नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरा देखो CH4 है और C2H6 है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है एल्केन, ये दोनों एल्केन है। CH4 C2H5, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये नहीं हो सकता। ये एल्केन है, ये एल्काइन है, नहीं हो सकता ये दोनों, यानी ये सही है। ये दोनों, ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। CH4 एल्केन में होता है, मैथेन बोलते हैं इसको, और C2H इसको एथेन बोलते हैं। ये मैथेन, ये एथेन है। तो ये दोनों के दोनों सेम समूह से हैं, यानी ये क्या है? समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में अंतर कितना होता है? समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्य मतलब जैसे ये CH3OH है और एक CH3 CH2 और OH है, तो ये क्रमागत है। ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का, ये क्रमागत श्रेणी है ना। इसमें अंतर कितना आ रहा है? 1 CH2 का अंतर होता है बस। तो जो क्रमागत सदस्य होते हैं समजातीय श्रेणी के, श्रेणी समजातीय कैसे? इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, समजातीय है, प्लस ये क्रमागत है। ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो इसमें अंतर कितना? 1 CH2 का अंतर होता है। ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है साबुन किसके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं? तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर ये है। क्यों है ये आंसर? जबकि एनसीईआरटी में लाइन ये दी हुई है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। पर क्या है कि जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल।
यहाँ पर लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखा नहीं, इन्होंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है, और लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको कहते हैं उच्च बसीय अम्ल, है ना। तो इसका परफेक्ट आंसर ये है। डजंट मीन इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी आंसर है, पर हमको हमेशा सटीक यानी एकदम क्लोज जो आंसर होता है वो देना होता है। तो इसका क्लोज आंसर ये है उच्च बसीय अम्ल, क्योंकि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं, उच्च बसीय अम्ल कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। यानी इन बसीय अम्लों में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH का होता है, तो ये तो होता ही है, बट लंबी श्रृंखला का होता है, इसलिए उच्च बसीय इसका आंसर ये होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर ये है, जबकि एनसीईआरटी में लाइन ये है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना ये आंसर होगा, ये आंसर हो सकता है पर इसके आगे लंबी श्रृंखला नहीं लिखी इन्होंने। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी उच्च बसीय अम्ल, ठीक है। आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में आंसर आपको दो राइट मिलेंगे, पर आपको करना वो है आंसर राइट जो एकदम क्लोज है, जो ज्यादा सटीक है, वो आंसर राइट माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीथेन के क्लोरीनीकरण से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यानी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कौन सी अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण या अपघटन। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे है ये देखो, मैंने आपको कंपाउंड बताया था जब कार्बन और उसके कंपाउंड, तो उसमें मैंने 4 अभिक्रिया बताई थी। फर्स्ट दहन, ऑक्सीकरण, एडिशनल रिएक्शन जिसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दहन में क्या था, कार्बन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो CO2 और हीट और लाइट बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या था, अल्कोहल से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें बताया था वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है संकलन अभिक्रिया में, और इसमें बताया था मैंने कि जैसे CH4 इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एक तरह से 3 और चौथा ये रिप्लेस हो जाता है किससे, एक क्लोरीन से। इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, देखो CH3 ये है, और इस H की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसका प्रतिस्थापन कर रहा है, एक H का प्रतिस्थापन क्लोरीन का, इसकी जगह क्लोरीन आ जा रहा है। तो ये चारों रिएक्शन मैंने अच्छे से समझाई थ्योरी क्लास में, आप वहां जाके अच्छे से एक बार देख सकते हैं। फिर से मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आप नए हैं और डायरेक्ट MCQs देख रहे हैं तो पहले थ्योरी क्लास देखिए, फिर MCQs देखिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो देखो एथेनॉल एक्चुअली होता है क्या, एथेनॉल होता है CH3 CH2 और OH, और बनता क्या है इससे बन रहा है, यहाँ पर नीचे लिखती हूँ CH, आई थिंक यहाँ दिखेगा नहीं आपको एक बार। तो एथेनॉल होता क्या है, तो देखो एथेनॉल होता क्या है, इधर लिख देती हूँ मैं। एथेनॉल होता है ये CH3 CH2 और OH, इससे बन क्या रहा है, इससे बनता है CH3 COOH। देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन, हो क्या रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, 2 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का ऐड ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की जब ऐड हो रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता क्या है, एसिड बनता है, ये एथेनोइक अम्ल। कभी याद रखना, अगर पूछ ले कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और बन क्या रहा है इससे, एथेनोइक एसिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वांटनांक सर्वाधिक होता है, किसका होता है। ये भी मैंने आपको करवाया थ्योरी क्लास में, और ये आया हुआ भी RPC फर्स्ट ग्रेड में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका ये सीक्वेंस है, इसमें एथेनोइक अम्ल है, फिर एथेनॉल है, फिर क्लोरोफॉर्म है, मीथेन है, एज इट इज लर्न रखना, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इसका सब इसमें गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की सीरीज सेम है, ठीक है। गलनांक पूछे तो भी सेम है, क्वथनांक पूछे तो भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए ये सीरीज है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एथेनोइक अम्ल का होता है, उसके बाद किसका है, एथेनॉल का है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का है, उसके बाद मीथेन का है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पता चला सीक्वेंस ही क्वेश्चन पूछ ले, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 26, आगे आई थिंक नहीं, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम लेंगे बायोलॉजी, इसके बाद यानी जीव विज्ञान, उसका हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे, वो करेंगे दैनिक जीवन विज्ञान, क्योंकि वो नया एडेड टॉपिक है तो मजा भी आएगा उसको करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।